रुपए में अगर 1 रुपए में अगर 10 चटपटी लेमन जूस मिलता है तो √3 में कितना मिलेगा भैया? तो 10 गुने √3 चटपटी लेमन जूस। क्या बचपन में चटपटी लेमन जूस नहीं खाए थे? क्या आप समझ में आए तो बताओ। मैं अविनाश राज श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं द पिलर क्लासेस चैनल पे। थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज कौन से टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हाइट एंड डिस्टेंस है मैथ्स का, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आप लोग सभी जानते हैं कि इस टॉपिक का, इस चैप्टर का बोर्ड एग्ज़ाम में कितना वेटेज रहता है। आज जनरली हम लोग इस टॉपिक के, इस एक्सरसाइज के ट्रिक्स को समझेंगे और कोशिश करेंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस क्या है कि उसको लोग बहुत ही ज़्यादा हवा बना के रख दिए कि बहुत ही हार्ड है, बहुत ही हार्ड है, बहुत ही हार्ड है। पर मैं आप लोगों को एक ऐसा ट्रिक्स बताने वाला हूँ इस चैप्टर का कि उस ट्रिक्स को अगर आप अच्छे से समझ लिए, तो विद इन 10 सेकेंड, विद इन 15 सेकेंड हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। मैं एकदम बिल्कुल दावा कर रहा हूँ आप लोगों के साथ कि जो बच्चा बिल्कुल ध्यान से मेरे कॉन्सेप्ट को अगर समझ लेता है तो हाइट एंड डिस्टेंस के हर एक क्वेश्चन को, चाहे वो क्वेश्चन कैसा भी हो, उसको विद इन 15 सेकेंड में आप सॉल्व कर लीजिएगा। मैं बिल्कुल दावा करता हूँ। तो आज से जो आपका 3 क्लास होगा वो हाइट एंड डिस्टेंस की ट्रिक पे बेस्ड होगा। तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, उस कॉन्सेप्ट पे बेस कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन दिए रहते हैं बुक में, उसको समझेंगे, उसके साथ डील करेंगे। और फिर आपका ये वर्क रहेगा कि आप उस क्वेश्चंस को जो मैं आप लोगों को दूँ बनाने के लिए, मेरा एक टेलीग्राम का चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपका दिया हुआ रहेगा, आप वहाँ पर जाकर क्लिक कर लो और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, वहाँ आपको सारे PDF अवेलेबल मिल जाएंगे और जितने भी हमारे प्रैक्टिस सेट रहते हैं, ये जितने भी मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करवाऊँगा उनका सारा PDF फॉर्मेट आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। आप वहाँ से उस चीज़ को आप ले सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ना जुड़ने में कोई पैसा लग रहा है और ना ही PDF डाउनलोड करने में पैसा लग रहा है। तो मैं क्या बता रहा था कि मैं पहले आप लोगों को मैं कॉन्सेप्ट बताऊँगा कि हाइट एंड डिस्टेंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो स्टार्टिंग होगी हमारी एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन से, और फिर उसके बाद मैं ट्रिक्स को बताऊंगा। आपको कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला याद करने का ज़रूरत नहीं है और ना ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू याद करने का ज़रूरत है कि हाँ भैया sin 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन का वैल्यू आप याद कर रहे हो, आप कॉस का वैल्यू याद करो, ऐसे करके जितने भी आपके 60 रेशियो है सारे के आप एंगल्स वैल्यू को याद करो। बिल्कुल इसको याद करने का ज़रूरत ही नहीं है। मैं केवल 3 वैल्यू का यूज़ करूँगा, tan 30 डिग्री, tan 60 डिग्री और tan 45 डिग्री, बस इतना ही। tan 30, tan 60 और tan 45, इस वैल्यू को यूज़ करके मैं ट्रिक्स बनाऊंगा और वो ट्रिक्स आपको समझाऊंगा। और आप देखना, आपको इन 3 वैल्यू को भी याद करने का ज़रूरत नहीं है। आपको केवल मैं जो ट्रिक्स बताऊंगा, मैं जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा, केवल आपको उसको समझना है। उस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ लिए तो क्वेश्चंस आपसे 10 सेकेंड 15 सेकेंड में बनेगा, बिल्कुल गारंटी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को एंगल ऑफ एलिवेशन से। तो भैया ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या चीज़ है, इसे कुछ इस तरीके से समझोगे कि मान लो कि तुम कहाँ हो, इस पॉइंट ए पे हो, इस पॉइंट ए पे हो, तुम्हें इस पॉइंट से, इस पोजीशन से किसी चीज़ को देखना है और वो जो आपका कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो इस पॉइंट पे है, बी पॉइंट पे है। अब बताओ ये बी पॉइंट का जो आपका हाइट है या इस बी पॉइंट का जो पोजीशन है, ए के कंपैरिजन में तो ऊपर ही है ना। आप ध्यान से देखो, ए के कंपैरिजन में तो ऊपर ही है। तो इस ऑब्जेक्ट को मुझे देखने के लिए अपने सर को ऊपर उठाना पड़ेगा, ये अपने नज़र को ऊपर उठाना पड़ेगा। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें अपना सर को ऊपर उठाना पड़े तो उस दौरान जो हमारा एंगल बनता है उसे हम लोग कहते हैं भैया एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एक लाइन ड्रॉ करना होगा हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल, जिसको कि हम लोग जनरली हॉरिजॉन्टल लाइन भी कह देते हैं। तो जनाब ये है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, ये क्या है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। और ये जो हमारा लाइन है जिसे हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ साइट, क्या कहते हैं हम लोग, लाइन ऑफ साइट, क्योंकि जनाब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, पॉइंट बी पे है। हमें इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इसी लाइन ऑफ साइट को
यूज़ करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है ये एक तरह का आपका रे, समझ में आता है ना रे, उस तरीके का ये चीज़ हो गया है। तो आप देखो यहाँ पे जो हमारा एक एक्सटेंशन बन रहा है, इसी एक्सटेंशन को हम लोग बोलेंगे भैया, इसी एक्सटेंशन को बोलेंगे एंगल, और यही एंगल कहलाएगा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहलाएगा हमारा? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। इसके जस्ट अपोजिट अगर हमें कोई चीज़ को नीचे की ओर देखना पड़ता है, मान लो कि आप छत पे खड़े हो, अब आप हो छत पे खड़े और आपका मित्र जो है वो नीचे से आपको चाल कर रहा है कि भैया सुनो, बगल में भंडारा लगा है, चलो चलकर पूड़ी खाते हैं। तो आप इस बच्चे को, इस मित्र को देखने के लिए अपना मुंडी नीचे करोगे कि नहीं करोगे, और पूछोगे भैया हाँ बताओ कहाँ पे भंडारा लगा है, चलो चल के हम भी पूड़ी खाते हैं। तो आप भंडारा में जाने के लिए सबसे पहले इससे तो बात करना होगा आपको, और बात करने के लिए मुंडी को नीचे झुकाना पड़ेगा, आपका आँख को नीचे झुकाना पड़ेगा। तो इस दौरान जो हमारा लाइन ऑफ साइट होगा ये हो जाएगा भैया, लाइन ऑफ साइट कौन हो जाएगा? ये, दिस इज लाइन ऑफ साइट, दिस इज लाइन ऑफ साइट। और हमने क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देना है, और ये इस दफ़ा ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन इस बार ये हो गया। तो ये हमारा पॉइंट रहा, और ये जनाब जो हमारा एंगल बन रहा है थीटा, इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ में आ गया होगा कि ये किस चिड़िया का नाम है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर रखा हुआ है या किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आपको अपना मुंडी ऊपर उठाना पड़ रहा है, आपके अपने सर को ऊपर उठाना पड़ रहा है, नज़र को ऊपर उठाना पड़ रहा है, तो उस दौरान क्या बनेगा हमारा? एंगल ऑफ एलिवेशन। और इसके जस्ट अपोजिट अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए नीचे की ओर मुंडी झुका रहे हो, नीचे की ओर देख रहे हो, तो इस दौरान क्या बनेगा हमारा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ में आ गया? आया कि नहीं समझ में आया? अब थोड़े देर के लिए मैं इस चीज़ को इरेज कर रहा हूँ, एंगल ऑफ एलिवेशन को इरेज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं ई लिख दे रहा हूँ, जिससे आप समझ जाओगे कि हाँ भैया यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था। अब देखोगे मैं क्या करूँगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है, पॉइंट बी पे जो ऑब्जेक्ट है, मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँगा हॉरिजॉन्टल पे। यानी भैया जो हमारा ये लाइन हो गया, ये जो लाइन हो गया BC, ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। ये किसके परपेंडिकुलर है? तो हॉरिजॉन्टल लाइन के परपेंडिकुलर है। यानी ऑब्जेक्ट से मुझे एक लाइन ड्रॉ करना है जो क्या हो? परपेंडिकुलर हो हॉरिजॉन्टल का। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या बन रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है आपका? एंगल ऑफ एलिवेशन। और यहाँ पे क्या बन रहा है? 90 डिग्री एंगल, और ये पूरा जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो जैसा कि आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई करते हैं। ये जो ट्रिग्नोमेट्री मैथ का जो ब्रांच है, ये स्पेशल राइट एंगल के लिए बना है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बना है। खैर टेंशन मत लीजिए, अभी जो हमारे लगातार जो वीडियो आएंगी वो हाइट एंड डिस्टेंस के ट्रिक्स को लेकर के आएंगी। पर मैं मैथ्स के हर एक चैप्टर को बिल्कुल शुरुआती से बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री का इस ट्रिक्स को ख़त्म हो जाने के बाद, हाइट एंड डिस्टेंस को ट्रिक्स के ख़त्म हो जाने के बाद ट्रिग्नोमेट्री का एक बैच चलेगा जो बिल्कुल स्टार्टिंग से चलेगा। तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चीज़ों को समझ सके। अब देखिए ये चीज़ बना, एज इट इज सेम यहाँ पे करेंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल। इस समय इस केस में हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, तो हमने क्या किया भैया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया। तो फिर से यहाँ पे राइट एंगल बना कि नहीं बना? यहाँ पे राइट एंगल बताओ भैया, बना कि नहीं बना यहाँ पे राइट एंगल? तो फिर से ये कैसा ट्रायंगल बन गया? ये जो हमारा ABC ट्रायंगल बना वो कैसा बन गया? हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये क्या है भैया? तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है। मैं यहाँ पे θD लिख दे रहा हूँ, एंगल ऑफ डिप्रेशन है। आ रहा है समझ में? आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? बताओ भैया। ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन है। ये चीज़ें अलग अलग है। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो चीज़ें अलग होती है, पर इनका वैल्यू सेम होता है। इनका वैल्यू इसलिए सेम हो जाता है, मैं आपको आगे बताऊंगा कि वैल्यू कैसा सेम हो जाता है। यहाँ पे तुम देखो
ये है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन जब आपको ऊपर से कोई चीज़ नीचे देखना पड़ रहा है, ऊपर हो आप, आपका पोजीशन ऊपर है और ऑब्जेक्ट नीचे है और आपको नीचे देखना पड़ रहा है, तो उस दौरान एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। और अगर आप नीचे हो और ऑब्जेक्ट आपका ऊपर है तो इस दौरान आपका क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन चीज़ें अलग अलग है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, पर इनका वैल्यू सेम होता है। वो सर कैसे सेम होता है, तो देखो भैया, मान लो यही चीज़ है ना, बोलो यही चीज़ है ना, देखो इस ऑब्जेक्ट को आप अगर बात के मतलब मान लो कि आपका पोजीशन यहाँ पे होता, तो इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आप इस तरीके से देखते कि नहीं, इस तरीके से देखते। और उस दौरान जो परपेंडिकुलर बन रहा होता वो कहाँ पे बन रहा होता, परपेंडिकुलर यहाँ पे बन रहा होता कि नहीं भैया, यहाँ पे बन रहा होता। बताओ, अब तुम बताओ कि ये जो हमारा डी है पॉइंट, AC और BD क्या पैरेलल नहीं है क्या? देखो 90 डिग्री, देखो 90 डिग्री, क्या पैरेलल नहीं है क्या? है कि नहीं भैया पैरेलल? अब बताओ AC और BD पैरेलल है तो क्या ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल नहीं होंगे क्या? तो ये तो उस केस में अगर आप B पे पॉइंट पे हो, कौन पॉइंट पे हो, आपका पोजीशन B पॉइंट पे है और ऑब्जेक्ट A पॉइंट पे है, तो उस दौरान तो ये थीटा डिप्रेशन हो जाएगा, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा ये। तो क्या इन दोनों का वैल्यू सेम नहीं होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से? तो जनाब ये दोनों चीज़ें जो है वो अलग अलग हैं, पर दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। तो अगर क्वेश्चंस में ये चीज़ दिया हुआ है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर दिया हुआ है तो आपको घबराना नहीं है। एंगल ऑफ डिप्रेशन भी अगर दिया हुआ है बुक्स में या क्वेश्चंस में, देखिए मैं क्या बता रहा हूँ कि अगर आप बुक्स में देखते हो और उस क्वेश्चन को पढ़ते हो, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, इसके पहले आप स्टार्टिंग करोगे एंगल ऑफ एलिवेशन से क्वेश्चन बनाना, तुम कहोगे सर यहाँ पे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आ गया, पर एंगल ऑफ डिप्रेशन को देख करके घबराना नहीं है। एंगल ऑफ डिप्रेशन का वैल्यू एंगल ऑफ एलिवेशन के इक्वल हो जाएगा, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन जो हम लोग बनाएंगे जनरली एंगल ऑफ एलिवेशन ही लेकर के, और उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो मैं आगे क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई ना कि इनका वैल्यू क्यों इक्वल होता है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे बढ़ने के पहले मैं ये चीज़ डिस्कस करूंगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन कब बढ़ेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बढ़ेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन कब बढ़ेगा और एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बढ़ेगा। मान लो भैया कि ये है भैया एक लाइट, और ये भैया सबसे पहले मान लो कि यहाँ पे एक लाइट लगा हुआ है, ये यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, मान लो कि लाइट ही लगा हुआ है, क्या दिक्कत है, ठीक है। यहाँ पे एक लाइट लगा हुआ है और आपका पोजीशन ये है, आपका पोजीशन ये है। मैं क्या कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनो कि अगर कोई चीज़ को देखने के लिए आपको जितना ज़्यादा मुंडी ऊपर उठाना पड़ेगा, आपके आई को जितना ज़्यादा स्ट्रेस मिलेगा, उतना ही ज़्यादा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा। यानी कोई चीज़ को आपको देखने के लिए अगर ज़्यादा सर उठाना पड़ रहा है तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन उतना ही ज़्यादा होगा। या यूँ कहिए कि अगर पॉइंट, देखो ये चीज़ है ना यह पॉइंट, अगर मैं इस चीज़ को यहाँ से देखूँ, मैं इस चीज़ को यहाँ से देखूँ, पॉइंट डी से देखूँ, इस चीज़ को मैं पॉइंट डी से देखूँ, तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है θ1, यहाँ पे बन रहा है एंगल θ2। तो क्या θ2 बड़ा नहीं होगा क्या? यहाँ पे जब मैं आऊँगा तो और मुड़ी हमको उठाना पड़ेगा ना भैया इस चीज़ को देखने के लिए। तो मैंने क्या बोला कि आपको अगर जिस कंडीशन में ज़्यादा सर को उठाना पड़ रहा है, ज़्यादा मुंडी को उठाना पड़ रहा है, तो उस केस में एंगल उतना ही ज़्यादा बड़ा होगा। तो क्या मैं जैसे जैसे करीब आता जाऊँगा परपेंडिकुलर के, मैं जैसे जैसे करीब आता जाऊँगा परपेंडिकुलर के, यहाँ पे θ3 बना दो भैया और यहाँ पे θ4 बना दो, तो मैं जैसे जैसे परपेंडिकुलर की तरफ जा रहा हूँ एंगल्स का वैल्यू क्या हो रहा है भैया, बढ़ता जा रहा है। यानी θ4 जो है वो बड़ा है किससे, θ3 से, और θ3 किससे बड़ा है, θ2 से, और θ2 किससे बड़ा है भैया, तो θ1 से। यानी इस चीज़ से ये पता चल रहा है कि अगर हम लोग परपेंडिकुलर लाइन की तरफ जाए, यानी टुवार्ड्स द परपेंडिकुलर जाए, समझ में आ रहा है ना, परपेंडिकुलर लाइन की तरफ जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे एंगल का वैल्यू बढ़ेगा, और परपेंडिकुलर से अगर हम लोग अवे जाएंगे, परपेंडिकुलर से अगर हम लोग दूर जाएंगे तो उस कंडीशन में आपका एंगल का वैल्यू घटता चला जाएगा। क्लियर है? मैं फिर से बता दूं, आप परपेंडिकुलर के नज़दीक जाओगे एंगल्स बढ़ेगा, आप परपेंडिकुलर से दूर जाओगे एंगल घटेगा, एंगल छोटा होते जाएगा। क्लियर है?
कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन समझ में आ गया होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ में आ गया होगा। मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था कि जनाब हमें हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने के लिए, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कोई भी फॉर्मूला याद करने का ज़रूरत नहीं है, किसी भी टी रेशियो को याद करने का ज़रूरत नहीं है। मैं जी हाँ बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ, ना ही टी रेशियो को याद करना है और ना ही टी रेशियो का जो आपका स्पेसिफिक वैल्यू आपने पढ़ा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री तक का, उस चीज़ को भी याद करने का ज़रूरत नहीं है। मैं एक ट्रिक दूंगा और उससे आपका सारा हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो जनरली जो आज हम लोग ट्रिक देखने वाले हैं, जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को पीछे कि मैं जो हूँ वो केवल 3 वैल्यू को यूज़ करूँगा। जैसा कि आपको पता है कि tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो सर tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 तो होता ही है, पर क्या तुम मुझे ये बताओ कि tan थीटा क्या होता है? tan थीटा तो p/b होता है ना, p/b होता है ना। तो अगर आप ये रेशियो को देख रहे हो तो ये किसका है, ये किसके लिए आया है? p के लिए आया है, और ये किसके लिए आया है? b के लिए आया है। उसी तरीके से अगर हम tan 45 को देखें तो tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है जनाब? 1 होता है। क्या इसे हम 1/1 नहीं लिख सकते? तो यहाँ पे ये 1 किसके लिए आया है? p के लिए, और ये 1 किसके लिए आया है जनाब? तो b के लिए। अगर मैं बात करूँ tan 60 डिग्री का, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो √3। क्या √3/1 नहीं लिख सकते? यहाँ पे √3 किसके लिए आया है? p के लिए, और 1 किसके लिए आया है? b के लिए। ये बातें आपको समझ में आ रही है? जो मैंने यहाँ पे लिखा है अभी, ये बातें आपको समझ में आ रही है ना? चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। यानी ये एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल है, समझोगे, ये एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। तो जाहिर सा बात है यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा भैया? तो सर यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा? तो यहाँ पे 60 डिग्री का बनेगा। अरे भैया बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? जी सर बिल्कुल बनेगा, यहाँ पे 60 डिग्री बनेगा। अरे ये 90 डिग्री होता है, तो इन दोनों का सम तो आपका 90 ही होगा ना, क्योंकि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है। ये ऑलरेडी 90, तो इन दोनों का सम 90 होगा। ये आपका 30 है तो ये 60 डिग्री होगा। अरे भैया ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे तो वहाँ बता देंगे कि हाँ थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और थीटा को जो बना रहा होता है वो बेस होता है, और 90 के सामने हाइपोटेनस होता है। ये चीज़ आपको पता होगा। तो अब ये बताओ tan 30 का वैल्यू कितना है? 1/√3। यानी समझो बेस कितना रहा होगा? बताओ भैया, बेस कितना रहा होगा हमारा? √3 रहा होगा। कितना रहा होगा हमारा? √3 रहा होगा। और परपेंडिकुलर कितना है हमारा? 1 है। वहीं अगर हम tan 60 को देखें तो वहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है हमारा? √3। तो जनाब आप यहाँ पे देखो, परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है हमारा? 1 है। यानी ये जो वैल्यू है हमारी, ये जो हमारा AC है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? तो सर इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। लो इसके चक्कर में तो ये तो इरेज हो गया, चलो कोई बात नहीं, आगे आइए। तो आप मेरे को बताओ यहाँ पे क्या था भैया? ए था ना? हाँ ए था। तो ये का वैल्यू, इसका ये कितना हो गया हमारा? 1 हो गया। और वही अगर हम इसको देखें तो ये कितना डिग्री हो गया? सॉरी ये कितना हो गया? √3 हो गया, क्योंकि परपेंडिकुलर 1 है और बेस कितना है? √3। तो आपको पाइथागोरस तो आता है ना? तो पाइथागोरस से अगर आप यहाँ पे हाइपोटेनस निकालो तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 3 + 1 4, और 4 किसका स्क्वायर होता है भैया? तो 2 का। 4 किसका स्क्वायर होता है भैया? 2 का। देखो यहाँ पे चीज़ों को समझो कि 30 के सामने हमेशा 1 होता है, 60 के सामने हमेशा √3 होता है। तो अगर 1 मिनट के लिए जो हमारा परपेंडिकुलर है AC, ये जो भैया हमारा परपेंडिकुलर है AC, इसे मैं अगर x मान लूँ, इसे मैं क्या मान लूँ? अगर इस परपेंडिकुलर को x मान लूँ तो तुम बताओ भैया बेस कितना हो जाएगा? ये 1 है तो ये √3 है, ये 1 है तो ये कितना है आपका? √3, यानी √3 टाइम्स। तो अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा जनाब?
√3x। अरे भैया होगा कि नहीं होगा, ये 1 है तो ये √3 है, तो ये x है तो कितना हो जाएगा आपका √3x। और वहीं अगर मैं हाइपोटेनस का बात करूं, तो आप देखो कि जनाब ये 1 है तो ये कितना है, 2 है, ये 1 है तो ये कितना है, 2 है। तो बताओ ये इस बार कितना हो जाएगा, तुम बताओ भैया। ये x है तो कितना हो जाएगा, 2x। अरे होगा कि नहीं होगा। मैं फिर से बता दूं आपको कि ये 1 था तो ये 1 का √3 टाइम्स √3 हुआ, तो मैंने x एज्यूम किया तो ये कितना हो जाएगा आपका √3x। ये हमारा x है तो ये हमारा 1 है तो कितना है, 2 है। मैंने इसे x एज्यूम किया तो ये कितना हो जाएगा उसका 2 टाइम्स 2x। अरे भैया ये तो यूनिटरी मेथड से मैं लाया हूँ कि 1 रुपए में अगर 10 चटपटी लेमन जूस मिलता है तो √3 में कितना मिलेगा भैया, तो 10 गुने √3 चटपटी लेमन जूस। क्या बचपन में चटपटी लेमन जूस नहीं खाए थे क्या आप लोग। मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर 1 रुपए में 10 चटपटी लेमन जूस मिलता है तो √3 में कितना मिलेगा, 10 गुने √3 चटपटी लेमन जूस। और 2 रुपये में कितना मिलेगा भैया, तो 2 रुपये में 10 गुने 2 चटपटी लेमन जूस। ये तो चीज़ आती है ना समझ में आपको, कि ये भी नहीं आती। तो बताओ 1 रुपये में अगर x चटपटी लेमन जूस मिलती है तो √3 में कितनी मिलेगी, √3x। अरे मिलेगी कि नहीं मिलेगी भैया। और 2 रुपये में कितनी मिलेगी, तो 2 गुने x मतलब 2x चटपटी लेमन जूस। ये तो चटपटी लेमन जूस जैसा आपका थ्योरम हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया। अब ये भी नहीं समझ में आए तो बताओ। तो अगर मुझे बताओ कि कहीं पे किसी तरह का अगर क्वेश्चन रहा कि भैया एक टावर है, क्या है, एक टावर है, और टावर के टॉप से ग्राउंड पे एक पॉइंट लिया जाता है बी। मैं क्या बता रहा हूँ समझोगे कि जनाब एक टावर है, क्या है, एक टावर है, और टावर के टॉप से ग्राउंड के एक पॉइंट बी पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री बन रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा है। कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। और उस टावर का हाइट 20 मीटर है। तो बताइए आप कि ग्राउंड से टावर से इस पॉइंट का कितना डिस्टेंस रहा होगा। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस यानी ए और बी के बीच का दूरी निकालना है ना आपको। तो मैंने क्या बताया, देखो 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने क्या होता है, √3। आपके क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, 30 के सामने 20, यानी बचा क्या यहाँ पे 60 ना। तो 60 के सामने वाला वैल्यू निकालना है ना। तो 60 के सामने वाला वैल्यू निकालना है तो हमने क्या करना है, √3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये डायरेक्टली हो जाएगा आपका 20 √3। कोई फॉर्मूला लगाने का ज़रूरत नहीं, कोई वैल्यू याद करने का ज़रूरत नहीं। यहाँ पे डायरेक्ट बन गया कि जनाब ये 30 के सामने 20 था तो 60 के सामने क्या हो जाएगा, √3 टाइम्स। यानी 60 के सामने वाले निकालने के लिए हमको √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। देखो ध्यान से, 60 का सामने वाले निकालने के लिए हमको √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। और वहीं अगर इस चीज़ को मान लो कि 60 के सामने वाला वैल्यू √3x दिया हुआ है और 30 के सामने वाला निकालना है x, तो x कैसे आएगा भैया, √3 से डिवाइड करोगे तो x आ जाएगा। यानी यहाँ से एक बात साफ जाहिर हो जाती है कि 30 के सामने वाला अगर वैल्यू निकालना है, 60 के सामने वाला वैल्यू दिया हुआ है, 30 के सामने वाला वैल्यू निकालना है तो √3 से डिवाइड करना होगा। और अगर 30 के सामने वाला वैल्यू दिया हुआ है, 60 के सामने वाला वैल्यू निकालना है तो √3 से मल्टीप्लाई करना होगा। कितना आसान हो गया। क्या यहाँ पे कोई ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद करने का ज़रूरत है, तो बोलोगे बिल्कुल नहीं सर। 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, ये चीज़ याद हो गया तो आपका सारा कहानी क्लियर होगा कि नहीं होगा। 45 डिग्री क्या है, तो 45 डिग्री कुछ ऐसा होगा, देखो कि भैया ये हमारा ट्रायंगल हो गया ए, ये हमारा ट्रायंगल हो गया बी, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ABC, जहाँ पे बी पे 90 डिग्री बन रहा है। तुम बताओ भैया अगर ये 45 डिग्री ले रहे हैं तो क्या ये 45 डिग्री नहीं होगा। अब तुम बताओ कि अगर मैं इसे 1 मानूँ तो ये भी तो 1 होगा ना, क्योंकि P और B देखो tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है ना। तो परपेंडिकुलर और बेस का वैल्यू दोनों का सेम है, ये 1 है तो ये भी 1, तो ये कितना हो जाएगा जनाब, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देना। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देना और पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, ये √2 हो जाएगा। अब मेरे को बताओ कि अगर मैं इसे x मानूँ तो ये भी कितना होगा आपका x होगा, और ये भी कितना होगा आपका x होगा, और ये कितना हो जाएगा जनाब, तो √2x, यानी x का √2 टाइम्स। होगा कि नहीं होगा। वही चीज़ भैया देख लो, x था √3x, 1 था 2, तो x था तो 2x हो गया। सेम चीज़ यहाँ पे मैंने कर दिया। क्या बातें आपको समझ में नहीं आ रही।
मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर 45 डिग्री हो तो 45 डिग्री के कंडीशन में 45 डिग्री के कंडीशन में परपेंडिकुलर और बेस का वैल्यू बिल्कुल सेम होता, परपेंडिकुलर और बेस का वैल्यू सेम होता है। अगर टावर के ग्राउंड से किसी पॉइंट का डिस्टेंस दिया हुआ है, टावर का हाइट निकालना है, तो वही चीज़ हो जाएगा, कोई अलग नहीं होगा भैया, कोई अलग नहीं होगा। पतंग है और पतंग का डोर का लंबाई दिया हुआ है, पतंग है और पतंग का डोर का लंबाई दिया हुआ है, और आपको क्या निकालना है भैया, तो हाइट निकालना है कि पतंग कितने हाइट से उड़ रहा है 45 डिग्री वाले कंडीशन में। तो क्या करोगे बताओ, यहाँ पे आने के लिए क्या करोगे, 1 के पास आने के लिए क्या करोगे, √2 है ना, तो √2 से 1 के पास आने के लिए क्या करोगे, √2 से तो डिवाइड ही करोगे ना, करोगे कि नहीं करोगे बताओ। यहाँ पे जैसे √2 को हमको क्या बनाना है, 1 बनाना है, तो √2 से तो डिवाइड ही करोगे ना। आसान सा तो बन गया भैया, क्या आसान सा नहीं बन गया ये बताओ, क्या आसान सा ये नहीं बन गया। हाइट निकालना है तो कितना आसान हो गया बताओ। अगर मैं आगे बढ़ूँ और 60 डिग्री का बात करूँ तो 60 डिग्री वाले में भी शायद मैं आपको नहीं दिख रहा हूँ, रुक जाओ देख लो भैया। मैं अगर आगे बढ़ूं और 60 डिग्री का बात करूं तो 60 डिग्री वाले कंडीशन में क्या होगा कि जनाब यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा, ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा वो 60 डिग्री बन रहा होगा, ये हमारा 30 डिग्री। मैंने फिर से बताया था 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है। मत देखो फॉर्मूला को, √3/1, परपेंडिकुलर का वैल्यू √3, बेस का वैल्यू 1, भूल जाओ। 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, हाइपोटेनस पाइथागोरस से निकाल लो भैया, 2 हो जाएगा। क्या अगर हम 1 को x माने, अगर हम क्या करें 1 को x माने तो भैया √3 कितना होगा, x टाइम्स √3x, और ये कितना हो जाएगा जनाब 2x। फिर से वही वाली बात हो गई, फिर से वही वाली बात हो गई कि नहीं हो गई बताओ, अरे हो गई कि नहीं हो गई। फिर से देखो, मुझे यहाँ से यहाँ आने के लिए क्या करना पड़ रहा है, समझोगे ध्यान से, x से √3x, यानी देख रहे हो ना, यहाँ से यहाँ आने के लिए क्या करना है, पड़ रहा है, तो √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, √3 से क्या करना पड़ रहा है सर, मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। और मुझे यहाँ √3x से x के पास आने के लिए क्या करना पड़ रहा है, तो 1/√3 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। देखो √3 × 1/√3 क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा कि नहीं होगा, तब ना हमारा 1 आएगा, तब ना हमारा 1 आएगा। बोलो बोलो भैया, नहीं समझ में आ रहा है, तुम ध्यान से देखो। यहाँ से यहाँ तक जाने में, देखो जनाब, यहाँ से यहाँ जाने में ये 2 है, ये क्या है आपका 2 है। देखो सॉरी, यहाँ से x से 2 के पास जाने में क्या करना पड़ रहा है, हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। x से 2 के पास जाने में, यहाँ देखो, x से 2x के पास जाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, 2 से मल्टीप्लाई, और वहाँ से यहाँ आने के लिए क्या करना पड़ रहा है, 2 से डिवाइड। फिर मैं फिर से बता दूँ, 60 के सामने निकालना हो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 के पास निकालना हो, 30 के सामने वाला निकालना हो तो √3 से डिवाइड करेंगे, अगर आपका ये परपेंडिकुलर और बेस दे रखा है तो। चलिए इस पे बेस्ड कुछ हम क्वेश्चंस को कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो क्या कहता है, आपको राइट साइड में क्वेश्चन दिख रहा होगा कि अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। तो एक टावर है जो वर्टिकली स्टैंड है अपने ग्राउंड पे, तो ये हमारा ग्राउंड हो गया, जहाँ पे आपका वर्टिकली स्टैंड है ये टावर। तो हमने इस टावर का नाम रख दिया AB। क्या नाम रख दिया भैया, AB रख दिया। इसके बाद कहता है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, यानी हमको एक ग्राउंड पे एक पॉइंट लेना है, हमने इस पॉइंट का नाम रखा C, जो इस टावर के फुट से कितना डिस्टेंस पे है भैया, तो 20 मीटर डिस्टेंस पे है। कितना डिस्टेंस पे है, 20 मीटर डिस्टेंस पे। बताओ यहाँ पे राइट एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि टावर क्या होता है भैया, परपेंडिकुलर ही डालते हैं ना टावर को, टावर थोड़ी ना आपका ऐसे झुका हुआ रहता है, टावर बिल्कुल क्या रहता है आपका, सीधा खड़ा रहता है। तो यहाँ पे आपका राइट एंगल बना रहा है। इसके बाद कहता है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इस टॉप इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, यानी इस पॉइंट से, ग्राउंड के इस पॉइंट से जो 20 मीटर अवे है, यहाँ से अगर इस पॉइंट को देखते हैं, टावर के टॉप को देखते हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है हमारा, एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है हमारा, वो कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। जल्दी से इसका आंसर करोगे भैया कमेंट में। क्या पूछा है, तो टावर का हाइट पूछा है, टावर का हाइट, ये है आपका टावर का हाइट। जल्दी से इसका आंसर करो कमेंट में, कितना आएगा, ट्रिक से बनाओ जल्दी से, मैंने आपको बता रखा है ट्रिक। देखो ये कितना है, 20 है ना,
ये कितना है 60 डिग्री। तो बताओ यहाँ पे कितना डिग्री बन रहा होगा, 30 डिग्री बन रहा होगा कि नहीं बन रहा होगा। ये सब करने का ज़रूरत भी नहीं है आपको, मैं केवल आपको समझा रहा हूँ। ये सब करने का आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप 30 डिग्री लिखो ही, मैं केवल आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पे 60 डिग्री है तो यहाँ भी कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। अब बताओ 30 के सामने का वैल्यू दिया हुआ है 20 मीटर, आपको 60 वाले का सामने का वैल्यू निकालना है। तो 60 डिग्री के सामने का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3 टाइम्स, यानी 60 डिग्री के सामने वाले वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, √3 से मल्टीप्लाई करते थे। तो हमने √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 20 मीटर है तो ये कितना हो जाएगा भैया, 20 इंटू √3 मीटर। √3 का वैल्यू कितना होता है, तो सर 1.732। लो हमने लिख दिया। अब तो केवल मल्टीप्लाई करना रह गया ना, इसको मल्टीप्लाई करोगे भैया कितना आ जाएगा, तो 34.64 मीटर, 34.64 मीटर। था कि नहीं आसान, बताओ तुम लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है भैया, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे राइट साइड में। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आपका कि जनाब एक आपका क्या है, तो देखोगे अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 75 मीटर फ्रॉम द लेवल ग्राउंड। यानी एक काइट है जो आपका जो लेवल होता है, ग्राउंड का जो लेवल होता है उससे 75 मीटर ऊपर उड़ रहा है। तो हमने भैया काइट को यहाँ पे उड़ाया कि लो भैया काइट यहाँ पे उड़ रहा है, तो ये आपका ग्राउंड से कितने हाइट पे उड़ रहा है, मैंने इस ग्राउंड के पॉइंट को ए मान लिया, इस पॉइंट को हमने बी मान लिया। तो ये आपका दे रखा है जनाब, ये दे रखा है आपका 75 मीटर कि 75 मीटर हाइट पे ये उड़ रहा। कितना मीटर हाइट पे उड़ रहा है, 75 मीटर हाइट पे उड़ रहा है। कहता है कि फ्रॉम द लेवल ग्राउंड अटैच टू अ स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन इट। कहता है कि ये जो आपका पतंग है, जाहिर सा बात है एक स्ट्रिंग से अटैच होगा, एक धागे से लगा हुआ होगा। तो ये आपका जो स्ट्रिंग है, ये जो आपका स्ट्रिंग है ये क्या कर रहा है, ग्राउंड के किसी पॉइंट पे, ग्राउंड के किसी पॉइंट पे, हमने ग्राउंड का जो पॉइंट है वो सी मान लिया, ग्राउंड का जो पॉइंट है सी मान लिया। यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बना रहा है जनाब, तो यहाँ पे वो बना रहा है आपका 60 डिग्री का एंगल। कितना डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पे, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। यहाँ तो 90 डिग्री बनेगा ना, अरे बनेगा कि नहीं बनेगा। यहाँ 60 है तो ये कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा जनाब 30 डिग्री। अब तुम मेरे को बताओ हमें क्या निकालना है, और क्या कहा है कि ये जो स्ट्रिंग है इसमें कोई स्लैक नहीं है। स्लैक कहने का मतलब क्या होता है कि आप जब पतंग उड़ाते हो और पतंग को ढील दे देते हो तो जो पतंग का धागा होता है, जो काइट का आपका स्ट्रिंग होता है, वो कुछ इस तरीके से हो जाता है, हो जाता है कि नहीं। तो ऐसा कुछ स्लैक नहीं है इसमें, ये बिल्कुल दम बिल्कुल जो आपका स्ट्रिंग है बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल आपका स्ट्रेट है। तो जब स्ट्रेट है तो आप इस स्ट्रिंग का लेंथ निकालो। तो स्ट्रिंग के लेंथ निकालने के लिए क्या करना होगा, आप तो डायरेक्ट क्या कर सकते हो, यहाँ से यहाँ जंप मार सकते हो 2/√3 से मल्टीप्लाई करके, कि 60 डिग्री के सामने वाला दिया हुआ है और हाइपोटेनस निकालना है तो डायरेक्ट आप 2/√3 से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर समझ में नहीं आता तो भैया तुम यहाँ पे आओ कि 60 डिग्री के सामने कितना है 75, तो 30 डिग्री के सामने कितना हो जाएगा, तो भैया 30 डिग्री के सामने वाला जो आपका लेंथ हो जाएगा वो 75/√3 होगा, क्योंकि √3 से डिवाइड करना पड़ता है। अब तुम्हें क्या याद आ रहा है, मैंने अभी कुछ देरी पहले ही बताया था कि इस तरीके का ट्रायंगल होता है। समझोगे कि अगर यहाँ पे कितना डिग्री बन रहा है 60 डिग्री, यहाँ पे कितना डिग्री बन रहा है 30 डिग्री, ये आपका कितना हो जाता है 60 डिग्री के सामने कितना हो जाता है √3, ये 1 और ये कितना हो जाता है 2। तो हमें यही निकालना है ना, तो इसका 2 टाइम्स है कि नहीं, 2 टाइम्स है। तो ये लेंथ निकालने के लिए, ये लेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप जब इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 75 इंटू 2 कितना हो जाएगा भैया, तो 150/√3। अरे होगा कि नहीं होगा 150/√3, बताओ। अरे 150/√3 होगा। अब बताओ इसको हमको डिवाइड करना है, तो आप क्या करने लगोगे, रेशनलाइजेशन करने लगोगे। अरे छोड़ो भैया रेशनलाइजेशन को, क्योंकि ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं बिल्कुल ट्रिक पे पढ़ा रहे हैं। कभी भी रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना हो कुछ मत करना, जो रूट में दे रखा है सिंगल के लिए बता रहे हैं कि रूट में
रूट मतलब कि केवल सिंगल हो, ये नहीं कि 2 + √3 हो तो भी वही तुम कर देना, मतलब रूट केवल हमें केवल रूट में हो तो हमने क्या करना है, √3 को लगा देना है ऊपर में, ये √3 लग गया। और जनाब इसको 3 से डिवाइड दे दो, रूट को हटाओ, क्या बचा 3, 3 से डिवाइड दे दो, कितना हो जाएगा, तो 50√3। अरे होगा कि नहीं होगा 50√3, अब 50√3 है, √3 का वैल्यू यहाँ पे रखो और जनाब इसे मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, इसे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, तो 86.6, कितना आ जाएगा जनाब, ये 86.6 मीटर। कितना आसान सा हो गया बताओ, हुआ कि नहीं आसान सा, समझ में आ गया। चलो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है वो देखो, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है वो देखो, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है जनाब कि एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 30 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। एक चिमनी है, अब तुम बताओ ऑब्जर्वर का हाइट ज़्यादा होगा या चिमनी का हाइट ज़्यादा होगा, तो जाहिर सा बात है चिमनी का हाइट ही ज़्यादा होगा। इतना बड़ा तो कोई इंसान होता नहीं कि चिमनी से भी बड़े हो जाए। तो ये हमने चिमनी बना लिया, ये हमने क्या बना लिया, चिमनी। और इस चिमनी का मैंने हाइट का जो जो 2 एंड पॉइंट है इसे हमने ए और बी लिख दिया। यहाँ पे जनाब ऑब्जर्वर है, यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्वर है, जो इस चिमनी से यानी इसका जो फुट पॉइंट है इससे कितना मीटर अवे है, तो इससे आपका शायद 30 मीटर अवे है, इससे शायद कितना मीटर अवे, हाँ 30 मीटर अवे है। तो ये जो डिस्टेंस दे रखा है ये कितना दे रखा है आपका 30 मीटर। और जनाब जो ये हमारा ऑब्जर्वर है इनका हाइट दे रखा है 1.5, ये जो आपका हाइट है वो 1.5 मीटर है। कितना मीटर है आपका, 1.5 मीटर। कहता क्या है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हिज आई इज 60 डिग्री। अब बताओ इंसान खड़ा है, आपके जैसा इंसान तो नहीं खड़ा है ना जो उल्टा होता है, आप तो उल्टे हो, मुंडी उल्टे करके खड़ा रहते हो, ये इंसान सीधा खड़ा है, अपने मुंडी को ऊपर करके रखा खड़ा है, तो इसका आई तो इसी लेवल पे होगा ना। अब ये यहाँ से इस चिमनी के टॉप को देख रहा, यहाँ से क्या देख रहा है, इस चिमनी के टॉप को देख रहा है, तो ऊपर देख रहा है, तो जब ऊपर देखेगा तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या बनेगा यहाँ पे, एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री दिया हुआ है जनाब, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है आपका 60 डिग्री। और पूछा क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी, क्या पूछा है आपका, फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी, यानी इस हाइट जो आपको दिख रहा है ना ये हाइट, यही हाइट आपको निकालना है, यही हाइट निकालना है, यही एच निकालना है। तो अब मेरे को बताओ यही एच निकालना है, तो ये 1.5 मीटर है, तो क्या ये 1.5 मीटर नहीं होगा क्या, यहाँ पे पॉइंट ले लो ई, क्या ये 1.5 मीटर नहीं होगा, ये भी तो 1.5 मीटर होगा ना, ये आपका 1.5 मीटर हो गया। अब तुम बताओ ये 30 मीटर है, तो ये भी तो 30 मीटर होगा, ये भी तो 30 मीटर होगा। अब क्या निकालना है, इस चिमनी का हाइट, तो चिमनी का हाइट क्या होगा, ये वाला हाइट जो दिख रहा है ना आपको बी ई, यहाँ पे ई लिखा है बच्चों, यहाँ पे ई लिखा है, तो ये आपको बी ई दिख रहा है ना, तो बी ई में क्या करेंगे, ए ई को ऐड करेंगे, तो हमारा मोटो क्या है, बी ई निकालना। अब बताओ बी ई तो आसानी से निकल गया, क्यों, क्योंकि यहाँ 30 के सामने दे रखा है। अब मैं लिखूंगा नहीं, आपको इमेजिन करना होगा, ये 60 तो ये 30 है, 30 के सामने दिया हुआ है भैया 30, तो 60 के सामने वाला निकालने के लिए क्या करते हैं, √3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बताओ ये कितना हो जाएगा आपका, ये तो आपका 30√3 होगा ना, ये तो आपका 30√3 होगा ना। 60 के सामने निकालने के लिए क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30√3 हो गया। अब जो एच है चिमनी का हाइट, वो इन दोनों का सम होगा, बी ई प्लस ई ए, क्या होगा भैया, बी ई प्लस ई ए या ए ई, जो भी लिखना है लिखो। तो बी ई कितना है आपका 30√3 और ए ई कितना है आपका 1.5, अरे है कि नहीं, यहाँ फिर से √3 का वैल्यू रख दो, 1.732 प्लस 1.5, ये वैल्यू याद कर लो भैया। अब तुम भैया इसे तुम करोगे मल्टीप्लाई करने तो आता है ना, कि वो भी हम ही सिखाए आपको। ये मल्टीप्लाई जब तुम करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 3 दूनी का 6, यहाँ पे आपका आ गया, देखो भैया 51.96 आ गया, कितना आ गया आपका 51.96, और इसमें ऐड करोगे 1.5 तो कितना हो जाएगा बताओ,
53.46। तो ये आपका आंसर हो गया भैया चिमनी का हाइट का वैल्यू 53.46। था कि नहीं आसान? तो चलो वीडियो को ज़्यादा हम लोग लंबा नहीं करते हैं, बस इतना ही पे आज छोड़ रहे हैं हम आपको। और याद रखिएगा नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें इससे भी खतरनाक कॉन्सेप्ट देंगे। ये तो बिल्कुल अभी लो लेवल वाला बच्चा लेवल वाला क्वेश्चन करवा रहे थे ट्रिक से अभी हम। इससे जो याद रखो कल का जो वीडियो आने वाला है उसमें और भी जितने हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ टाइप्स के क्वेश्चन हैं उनके ट्रिक को समझेंगे कि ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उनके पीछे जो छुपा हुआ कॉन्सेप्ट है उनको समझेंगे। फिर देखना कितना आसान हो जाएगा हाइट एंड डिस्टेंस आपके लिए। अब देखो भैया तुम्हारा एक ही काम है, इस वीडियो को बिल्कुल शेयर करो अपने मित्रों के साथ ताकि वो भी इन चीज़ों को सीख पाए। और जल्द ही मैं वीडियो लाऊंगा इसका सेकंड पार्ट, यानी हाइट एंड डिस्टेंस का जो ट्रिक का पार्ट चल रहा है सीरीज में चलेगा, तो सेकंड पार्ट जल्द ही अपलोड करेगा। उसके लिए लाइक कर दीजिए हमारे चैनल को, और अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी कीजिए और मित्रों के साथ शेयर कीजिए। और भैया जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी दबाना मत भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए और उसको भैया ऑल पे कर दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूँ तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और उस चीज़ को आप देख सको। चलो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप दोबारा हमारे चैनल पर आइए।